डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की पहली क्लास का आगाज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जो इकोनॉमिक्स हम सेकेंड ईयर में पढ़ने जा रहे हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो आज हम अपने इस लेक्चर में जो चीज़ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उसका एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे, और इसके बाद जो चीज़ें आगे हमने पढ़नी है, जो रोड अहेड है, उसका भी आपको ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन करके मैंने देना है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का जो लफ्ज है ये ग्रीक से डिराइव किया गया है, जो हम यूज करते हैं अगर हम किसी एक नंबर को 1 मिलियन पे 10 लाख पे डिवाइड करें तो इसके नतीजे में जो नंबर हमारे पास आएगा वो यकीनन इंतहाई एक छोटा नंबर होगा। इसको माइक्रो कहते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी मुल्क में किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को ले लें, एक फर्म को ले लें, एक इंडस्ट्री को ले लें और उसकी डिटेल स्टडी करें, तो हमारी ये स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके मुकाबले में जो मैक्रो का लफ्ज है वो भी ग्रीक से डिराइव किया गया है। इसके मीनिंग्स हैं लार्ज, बड़ा, एग्रीगेट, मजमुई। तो जब हम किसी मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक इश्यूज को एक्सप्लेन करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं और पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो ये गवर्नमेंट लेवल की बातें होती हैं मोस्टली। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, माइक्रो और मैक्रो के फर्क को समझने के लिए आप ये देखें कि अगर हमारे पास एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में हम किसी एक इंडिविजुअल ट्री की, दरख्त की डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं तो ये हमारा माइक्रो पार्ट होगा। और अगर हम उस फॉरेस्ट को एज ए होल स्टडी करना चाहें तो वो मैक्रो का एक कॉन्सेप्ट हमें देगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो मुख्तसर डिफिनीशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। अब ये स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक हाउस होल्ड का बिहेवियर भी हो सकता है, एक फर्म, एक बिजनेस यूनिट के बिहेवियर का भी मुताला हो सकता है। तो मोस्टली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि मार्केट में दो इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं। एक एजेंट को हम कहते हैं डिमांडर और दूसरे एजेंट को कहते हैं सप्लायर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो जब हम डिमांड साइड ऑफ द मार्केट को इन डेप्थ मुताला करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले कंज्यूमर के बिहेवियर का मुताला करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर का जो इशू होता है वो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास एक लिमिटेड इनकम होती है। अब वो प्लान करता है कि मैं इस लिमिटेड इनकम को कैसे स्पेंड करूं कि जिसके नतीजे में मैं अपने यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फेक्शन को, अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं। अब कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है? जब प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज होती हैं, एक प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है और उसके सब्स्टिट्यूट की कीमत या तो अपनी जगह पे बरकरार रहती है या कम होती है, तो कंज्यूमर अपनी बजट को कैसे रीलोकेट करके अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। तो इस
کے ڈیٹیل مطالعے کو ہم کنزیومر بیہیویئر تھیوری کہتے ہیں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کے ڈیمانڈ سائڈ کو سمجھ سکیں۔ مائکرو اکنامکس کی اگلی جو تھیوری ہے وہ بیسیکلی کیا، تھیوری آف پرائسز۔ اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہم مارکیٹ کی ڈیمانڈ سائڈ کو سمجھتے ہیں اور پھر مارکیٹ کی سپلائی سائڈ کو سمجھتے ہیں، اور ڈیمانڈ اور سپلائی کی انٹریکشن سے ہمارے پاس مختلف پروڈکٹ کی پرائس سامنے آتی ہیں۔ اب مائکرو اکنامکس کسی ایک انڈیویجول پروڈکٹ کی پرائس، دا پروڈکٹ از پروڈکٹ اے، اب اے پروڈکٹ کی قیمت میں رائز کیوں ہوتا ہے، کون سے فیکٹر عوامل ہوتے ہیں کہ جو ایکس پروڈکٹ یا اے پروڈکٹ کسی انڈیویجول پروڈکٹ کی پرائسز کی رائز کا باعث بن رہا ہے یا ان کی فال کا باعث بن رہا ہے۔ پرائسز جو ہے اکنامکس میں بہت ہی امپورٹنٹ سگنل ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک شہر کے ٹریفک سگنل کنٹرول کرتے ہیں، کسی گاڑی کو تیار ہونے کا اشارہ کرتے ہیں، کسی کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں، اور کسی کو چلنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ اکنامکس میں ایگزیکٹلی پرائس یہ رول پلے کرتا ہے کہ یہ ڈیمانڈر کو بھی سگنل دیتا ہے اور سپلائر کو بھی سگنل دیتا ہے۔ یہ کسی پروڈیوسر کو یہ سگنل دیتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کی پروڈکشن کو بڑھائیں، کسی پروڈیوسر کو یہ سگنل ملتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کی پروڈکشن کو کم کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس پروڈکٹ کی پروڈکشن میں اضافہ ہو اور کس پروڈکٹ کی پروڈکشن میں کمی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جس پروڈکٹ کے فیور میں کنزیومر بائر زیادہ ڈالر روپیز کاسٹ کریں، جیسے کہ ہم الیکشن میں بیلٹ پیپر جس کینڈیڈیٹ کے فیور میں زیادہ کاسٹ کرتے ہیں وہ سکسیسفل ڈکلیئر ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ روپیہ یا ڈالر جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ بھی ایک بیلٹ پیپر کی طرح ہوتا ہے۔ جس پروڈکٹ کے فیور میں ہم یہ زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں اس پروڈیوسر کو سگنل دیتے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکشن کو بڑھائے، اور جس پروڈیوسر کے فیور میں ہم کم ڈالر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اس کو ہم سگنل دیتے ہیں کہ آپ اپنی پروڈکشن کو کم کریں۔ اور جس بیچارے پروڈیوسر کو ہم $1 بھی اس کے فیور میں کاسٹ نہیں کرتے تو مارکیٹ اس کو سگنل دیتا ہے کہ بھائی جان کافی ہو گیا، اب آپ اپنا بوریا بستر باندھ لیں۔ تو ایسے پروڈکٹ کی کیا ہوتی ہے، مارکیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کچھ پروڈکٹ کی برتھ ہوتی ہے، کچھ کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور یہ پرائسز جو ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اگلا جو ہم پڑھتے ہیں مائکرو اکنامکس میں وہ ہوتی ہے تھیوری آف پروڈکشن۔ اب پروڈکشن جو ہے جب ہم ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہماری یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے، یہ پروڈکشن کہلاتا ہے۔ اب ان پٹ جو ہیں ہم کلاسیفائی کرتے انٹو 4 مین کیٹیگری: لینڈ، لیبر، کیپیٹل اینڈ انٹرپرینورشپ۔ یہ 4 فیکٹر پروڈکشن ہے ہمارے پاس۔ اب یہ ریسورسز ہمارے پاس سکیئرس ہیں۔ یاد رکھیں کہ اکنامکس میں جو چیز سکیئرس ہوگی، اب سکیئرس کیا ہوتا ہے، سکیئرس بھی ایک یا سکیئرسٹی جو ہے یہ بھی ایک ریلیٹو ٹرم ہے۔ اگر کسی پروڈکٹ کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ مارکیٹ میں سکیئرس ہے یا سکیئرس نہیں ہے تو ہم اس کی پرائس کو اگر زیرو کر دیں، اس پروڈکٹ کی پرائس زیرو، اگر زیرو پرائس پہ اس کی کوانٹٹی سپلائی از گریٹر دین کوانٹٹی ڈیمانڈ تو ہم کہتے ہیں دا پروڈکٹ از ناٹ سکیئرس۔ تو جو پروڈکٹ سکیئرس نہیں ہوگا اس کی مارکیٹ میں کوئی پرائس نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے آکسیجن از دا موسٹ امپورٹنٹ ingredient for life, لیکن it is free. Why? Because it is not scarce. It is in abundance. اگر آکسیجن کی پرائس کو ہم زیرو کر دیں تو زیرو پرائس پہ آکسیجن کی جو نیچر نے، قدرت نے سپلائی کی ہے وہ زیادہ ہے جتنا ہم بریتنگ میں جتنا آکسیجن کیا کرتے ہیں، انہیل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آکسیجن لائف کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر ہم کچھ منٹ بھی سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیا ہے، اس کی مارکیٹ میں کوئی پرائس نہیں ہے، اٹ از ناٹ سکیئرس۔
याद रखें कि जो प्रोडक्ट मार्केट में स्केर्स होगा उसकी प्राइस होगी, और जो जितना ज्यादा स्केर्सर होता जाएगा उसकी प्राइसेस उतनी बढ़ती जाएगी। अब हमारे पास जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये स्केर्स हैं, जिसका मतलब है कि ये हमें फ्री में नहीं मिल रहे। अब सवाल ये होता है कि इन इनपुट के बगैर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि हम रगड़े और देव हाजिर हो जनाब महलात बना के देते। अगर ऐसा होता तो आज शायद हम इकोनॉमिक्स की क्लास न पढ़ रहे होते और वो लैंप रगड़ रहे होते, देव को हाजिर कर रहे होते, दुनिया की कीमती से कीमती गाड़ियां, डायमंड, पता नहीं क्या क्या हम क्या करते, उसको ऑर्डर दे रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ख्याली बातें जो हम कहानियों में पढ़ते हैं। अदरवाइज हमें जो चीज भी प्रोड्यूस करनी होगी मार्केट में वी नीड इनपुट, हमें लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए होगा। अब चूंकि ये स्केर्स हैं, ये बगैर प्राइस के हमें नहीं मिलते। अब इनका हमें ऑप्टिमम यूज करना है। ऑप्टिमम ऑप्टिमम द बेस्ट पॉसिबल यूज। हमने अपने इनपुट को ऐसा यूज करना है कि उससे हम अपनी आउटपुट को मिक्सिमाइज कर सकें। अगर हम अपने आउटपुट को मिक्सिमाइज करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक गोल होता है कि हम आउटपुट को मिक्सिमाइज करें, गिवन रिसोर्सेज से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हासिल करें और गिवन आउटपुट हम कम से कम कॉस्ट से प्रोड्यूस करें। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम इनपुट और आउटपुट के इस टेक्निकल रिलेशनशिप को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इन दी शॉर्ट रन एज वेल एज इन दी लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन ये होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम कुछ इनपुट के साइज को तो चेंज करें, लेकिन रेस्ट ऑफ दी इनपुट फैक्टर को हम कांस्टेंट रखें। तो इसको कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी। और अगर हम अपने तमाम इनपुट को, तमाम फैक्टर्स के साइज को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन थ्योरी होती है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है थ्योरी ऑफ फर्म। फर्म बेसिकली क्या होता है? कोई भी बिजनेस यूनिट को आप फर्म कह सकते हैं। अब थ्योरी ऑफ फर्म में हम ये पढ़ते हैं कि जब हमारे प्रोडक्ट तैयार हो जाएं तो हम उसको मार्केट करते हैं। अब हमें जो मार्केट की सिचुएशन सामने आती है उसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। तो 4 किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास हैं जो आपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में डिटेल से पढ़े, जिसमें एक है प्रॉफिट कंपटीशन, सेकंड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड इज ओलिगोपोली एंड द फोर्थ इज मोनोपोली। इसमें फर्म प्रोडक्ट की प्राइसिंग, इसका प्रॉफिट शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कैसे होता है, इसकी डिटेल स्टडी हम करते हैं थ्योरी ऑफ फर्म में। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है एलिमेंट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में, वो होता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब सवाल ये होता है कि जो लेबर, जो कैपिटल, जो लैंड ओनर आपको ये फैक्टर फराहम करता है, वो मुफ्त में फराहम नहीं करता। वो उसकी प्राइस मांगता है, वो उसके रिवॉर्ड मांगता है। जो वर्कर आपके पास आता है अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली को छोड़ के आपकी फैक्ट्री में, आपकी बिजनेस में काम करने के लिए, उसको आपने रिवॉर्ड करना होता है, आपको मुआवजा देना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेजेस। जो इंडिविजुअल लैंड ओनर आपको लैंड देता है आपकी प्रोडक्शन के लिए, एक प्रोडक्ट फिल्टर की हैसियत से, वो मुफ्त में आपको नहीं देता। आप उसको जो मुआवजा देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको रेंट कहते हैं। और जो लोग अपनी इनकम में से कुछ पार्ट सेव करते हैं और वो सेविंग जाके बैंक्स में एक कैपिटल फॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार करता है, और आप एक प्रोड्यूसर की हैसियत से बैंक के पास जाते हैं और वहां से आप कैपिटल बोरो करते हैं, तो वो भी आपको मुफ्त में मिलता है। तो आपको पे करना पड़ता है उसकी प्राइस, और उस प्राइस को कहते हैं इंटरेस्ट।
अब रह गया हमारा एंटरप्रेन्योर, जो क्या करता है, इन तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है, कंबाइन करता है लैंड लेबर कैपिटल को। और एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, वो अनसर्टिनिटी और रिस्क को क्या करता है, फेस करता है। उसका जो मुआवजा होता है वो पोस्ट पेड होता है। और ये बाकी जो तीन फैक्टर हैं, इनके मुआवजे ये प्री डिटरमिनेड होते हैं। प्री डिटरमिनेड का मतलब ये होता है कि आपके पास एक वर्कर आता है, वो पहले से अपने रिवॉर्ड का, अपने वेज का आपके साथ एग्रीमेंट साइन करके जाता है कि जनाब मैंने महीने काम करना है और आपने मुझे इतनी पेमेंट करनी है। और बैंक जो आपको कैपिटल फराहम करता है, वो भी आपसे शराइत पहले तय कर लेता है कि इतनी पीरियड के लिए आपका हम दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, और ये हमारा मार्कअप रेट है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, और इस साइड टाइम पीरियड में आपने क्या करना है, रीपे करना है। अब सवाल ये होता है कि जो फैक्टर प्राइसिंग है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनका तयन कैसे होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि एंटरप्रेन्योर जो है इन तीनों फैक्टर्स को पे करता है, और अगर उसके पास कोई पॉजिटिव अमाउंट बचे तो हम उसको कहेंगे प्रॉफिट। अगर उसको अपने पले से देना पड़े तो ये क्या कहता है, ये उसका लॉस कहलाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का जो मुआवजा है वो पोस्ट डिटरमिनेड होता है। वो तमाम फैक्टर्स को पे करने के बाद जो कुछ बचता है उसका प्रॉफिट, अगर उसको अपने पले से देना पड़े तो ये उसका लॉस होगा। अब वो किस चीज का मुआवजा ले रहा होता है, वो गैर यकीनी सूरत हाल का, रिस्क का। इसलिए अक्सर लोग कंफर्ट जोन में जाने के लिए खुश होते हैं कि जनाब मैं लेबर की सीट से काम करूं, वहां पे मुझे कोई फिक्स इनकम मिले और महीने। अच्छा, अब एक जहन चीज में रखिए कि इकोनॉमिक्स में लेबर से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जिस बंदे कोई फिजिकल काम करे वो लेबर होता है। इकोनॉमिक्स में इसको ब्रॉडली हम इसको डिफाइन करते हैं, कोई भी आपका मेंटल, आपका फिजिकल एक्सर्शन जो आप रिवॉर्ड के लिए करते हैं, वो आप लेबर हैं। आप सर्जन हैं, आप जज हैं, आप वकील हैं, आप क्लर्क हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप टीचर हैं, ये तमाम लोग जो रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, जिनका रिवॉर्ड पहले से डिटरमिनेड होता है, ये लेबर के जुमरे में आता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा हमने रिव्यू किया कि जो चीजें आपने अपने फर्स्ट ईयर की कोर्स में पढ़ी। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये एक, इसको पॉलिसी साइंस भी कहते हैं। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने पहले कहा कि एग्रीगेट या एज ए होल को जो हम लेते हैं, अगर मैं पेट्रोल की कीमत की बात करूंगा कि पेट्रोल की कीमत, इसकी प्राइसिंग कैसे होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके सप्लाई को डिटरमिन करते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इसकी डिमांड को डिटरमिन करते हैं, कैसी इसकी प्राइसिंग होती है, कैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, कम होती है। तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें किसी एक प्रोडक्ट की, आपके सेल फोन की कीमत का तयन कैसे होता है, इसकी कीमत बढ़ती किस वजह से, इसकी कीमत कम कैसे होती है, इसकी डिमांड साइड सप्लाई साइड को स्टडी करें, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। यानी अगर किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कीमत का तयन करें और इसको डिटेल स्टडी करें तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम कहते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें कम हो रही हैं, तो उस वक्त हमारे सामने किसी एक प्रोडक्ट की कीमत नहीं होती, बल्कि हम एग्रीगेट एज ए होल जनरल प्राइस की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कीमतें कम हो रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, तो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी इंडिविजुअल प्राइस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और जनरल प्राइस लेवल इज इन द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं कि एक फर्म, एक प्रोड्यूसर कितने वर्कर को एम्प्लॉय करेगा, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट को कम करेगा एक खास सेक्टर में, तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम इकोनॉमी में एज ए होल एम्प्लॉयमेंट को स्टडी कर रहे होते, हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, फलां मुल्क में कोरोना कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, अमेरिका में इतने लोग बेरोजगार हो गए, पाकिस्तान में इतने लोग बेरोजगार हो गए, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के डोमेन में आएगा। यानी एक इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए उस स्पेसिफिक एरिया में, प्रोड्यूसर उसको रखे या न रखे, इसको जो हम स्टडी करते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स
اور جب ہم ہول امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ میکرو اکنامکس کہلاتا ہے. اس طرح جب ہم ایک کنزیومر کی انکم کی بات کریں تو یہ مائکرو اکنامکس, اس کی انکم رائز کر رہی ہے, اس کی فال کر رہی ہے, دس از مائکرو اکنامکس. لیکن جب ہم نیشنل انکم کی بات کریں, ہم ملک کی جی این پی کی بات کریں, جس کو آگے ہم نے اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا ہے, جی ڈی پی کی بات کریں, پر کیپیٹل انکم کی بات کریں, تو یہ میکرو اکنامکس کے ڈومین میں آئے گا. اگر ہم کسی ایک انڈیویجول کی سیونگ کو کہ وہ بڑھ رہی ہے کم ہو رہی, لیٹ مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ چینج ہوتا ہے اور ایک انڈیویجول کنزیومر انویسٹر اپنی سیونگ کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے, تو یہ ہمارا مائکرو اکنامکس ہوگا. ایک انڈیویجول کی انکم بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے جو اس کی سیونگ لیول کو انفلوئنس کر رہی ہے, مائکرو اکنامکس. لیکن جب ہم ایک اکانومی کی سیونگ کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم پاکستان کی سیونگ کی بات کریں جو انفارچونیٹلی بہت کم ہے, ہم اپنی قومی آمدنی کا بہت کم حصہ کیا کرتے ہیں, سیو کرتے ہیں. ہمارے مقابلے میں انڈیا جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل سیونگ کرتا ہے. تو جب ہم ایگریگیٹ سیونگ بیہیویئر کو اسٹڈی کریے تو یہ کیا کہلائے گا, یہ میکرو اکنامکس کی ڈومین میں آئے گا. تو میکرو اکنامکس میں جو فرسٹ ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے وہ ہوگا تھیوری آف نیشنل انکم اینڈ امپلائمنٹ. کہ کسی ملک کی جو نیشنل انکم ہے وہ ہائر لیول پہ اس کی ایکویلبریم کیوں بنتی ہے, امپلائمنٹ لیول ہائر لیول پہ کیوں بنتی ہے, کون سے عوامل اس کا ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں, اور کون سے عوامل کی بنیاد پہ کچھ ممالک کی انکم لیول بہت کم ہوتی ہے, اس کی نیشنل انکم کم ہے, ان کی جی این پی کم ہے, اور کچھ ممالک کی بہت ہائی لیول پہ ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے. تو اس کو ڈیٹیل انالیسس ہم کرتے ہیں میکرو اکنامکس میں, تھیوری آف نیشنل انکم اینڈ امپلائمنٹ. اگلا جو ہم پڑھتے ہیں میکرو اکنامکس میں وہ ہوتی ہے منی. منی, ہاں, جس کو اردو میں کہتے ہیں زر, جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ انوینشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیر آر 3 big invention since the beginning of time. ایک اس میں ویل پہیہ آتا ہے, دوسرا جو ہے وہ فائر آگ, اور تیسرا جو ہے وہ سینٹرل بینکنگ یا منی. ان تینوں کو جو دنیا کے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں 3 بڑی ایجادات ہیں, تو منی یا سینٹرل بینکنگ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اب سینٹرل بینک کیا کرتا ہے, وہ منی کی سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے. بعض اوقات وہ منی سپلائی کو بڑھاتا ہے, بعض اوقات منی سپلائی کو کم کرتا ہے. اور یہ نہیں کرتا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جناب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے منی سپلائی کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہا ہے, اوپر سے جناب نوٹ پھینک رہا ہے کہ جناب ہم نے منی سپلائی کو کم کرنا ہے, یا پھر وہ لوگوں سے زبردستی منی واپس لے. اس قسم کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ پالیسیز کے تحت بعض اوقات وہ منی سپلائی کو بڑھاتے ہیں, بعض اوقات کم کرتے ہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے, منی کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فائر از اے گڈ سروینٹ بٹ اے بیڈ ماسٹر. آگ جو ہے یہ بہت اچھا سروینٹ ہے اگر یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, بہت اچھی اچھی چیزیں آپ کو بنا کے ہم کھاتے ہیں, لیکن اگر یہ آپ کا ماسٹر ہو جائے, آپ کو کنٹرول میں لے لے, تو پھر آپ کے اور آپ کے گھر کی کیا ہوتی ہے, تباہی ہوتی ہے. اس طرح منی کو جو ہے وہ پراپر مینیج کرنا پڑتا ہے. اس کو اگر کنٹرول کیا جائے, پراپر اس کو مینیج کیا جائے, تو یہ بہت اچھا سروینٹ ہے. اس سے بزنس گروتھ ڈیولپمنٹ میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. تو اس چیپٹر میں ہم ڈیمانڈ فار منی اور سپلائی آف منی کو پڑھتے ہیں, ہم ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اگلا جو ہے میکرو اکنامکس میں ہم پبلک فائنانس کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ جو ہے گورنمنٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جناب جیسے ہم پرائیویٹ ہماری فائنانس ہوتی ہے, ہماری گھر کی انکم کے مختلف چینل ہوتے ہیں, اور ہم مختلف طریقوں سے اپنے انکم کو اسپینڈ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اس طرح گورنمنٹ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ بھی ایک بہت بڑا پلیئر ہوتی ہے کسی اکانومی میں, اور وہ کیا کرتی ہے, وہ لوگوں کو ٹیکس کرتی ہے, اس کے مختلف طریقوں سے وہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے, اور پھر وہ کیا کرتی ہے, اپنے ایکسپینڈنگ پلان ڈیزائن کرتی ہے, اپنے جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں. تو پبلک فائنانس میں کیسے ہم کیا کریں, ایک گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے مختلف ٹیکسیشن سے ریونیو جنریٹ کرتی ہے, اور کن اصولوں کے تحت کیا کرتی ہے, پرنسپل کے تحت تم کو اسپینڈ کرتی ہے, تاکہ ملک کی پروڈکشن بڑھے, ملک میں امپلائمنٹ بڑھے, اور لوگوں میں جو ہے ڈسٹریبیوشن آف انکم کیا وہ منصفانہ بنیاد پہ ہو. تو یہ پبلک فائنانس کے ڈومین میں آتا ہے جو ہمارے میکرو اکنامکس بورڈ ہے.
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से। इंटरनेशनल ट्रेड जो है, जैसे आपको पता है कि ट्रेड दो तरह से होता है, एक डोमेस्टिक ट्रेड और एक इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड के हवाले से किसी मुल्क की एक्सपोर्ट की डिटरमिनेंट कौन से हैं, इम्पोर्ट्स, फिर उसमें जो बेसिक चीज़ आ जाती है, फ़र्क डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड का वो होता है आपकी करेंसी। क्योंकि हम पाकिस्तान में कोई ट्रेड करें दो शहरों के दरमियान, लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान तिजारत हो, तो पाकिस्तानी करेंसी में होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान क्या करता है, वो यूके के साथ ट्रेड करता है, तो सबसे पहला इशू क्या होता है, करेंसी का होता है कि यूके की जो करेंसी है वो क्या पाउंड है और पाकिस्तान की करेंसी है रुपी है। अब सवाल ये होता है कि ये एक्सचेंज रेट का तय कैसे होगा। अब एक्सचेंज रेट चेंज होगा, किसी मुल्क में करेंसी उसकी वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है, तो उसकी इसका एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ता है, इम्पोर्ट पे क्या असर पड़ता है। तो इसमें हम ये डिटेल सी चीज़ें पढ़ते हैं और साथ साथ हम ये प्रूव करते हैं कि जो ट्रेड है ये बेसिकली इसको कहते हैं इट इज एन इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि अगर वो बाकी दुनिया के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड को क्या करे, वो खत्म कर दे, तो वो अपनी मौजूदा इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है इसको मेंटेन कर सके। अब अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अगर ये ममालिक क्या करें, ये फॉरेन ट्रेड अपना खत्म कर दें, तो ये अपनी तरक्की की मौजूदा शरह को कायम नहीं कर सकते। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंटरनेशनल ट्रेड को डिटेल के साथ पढ़ते हैं और आपके कोर्स का एक पार्ट जो है वो क्या, वो ट्रेड साइकिल के हवाले से है, जिसको हम बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। ये किसी मुल्क की जो इकोनॉमी है, उसकी जो इनकम है, उसका जो आउटपुट है, वो किसी एक लेवल पे कांस्टेंट भी नहीं रहता और एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता भी नहीं है, बल्कि इसमें अप्स एंड डाउन आती रहती है। जैसे कि हमारी सेहत होती है, बाज़ औक़ात हम अपने आप को बड़ा फिट समझते हैं और बाज़ औक़ात क्या होती है, हम अपने आपको क्या करते हैं, बीमार फील करते हैं। तो अप्स एंड डाउन हमारी लाइफ में आती रहती हैं, हम एक तरह से ग्रोथ नहीं करते। इस तरह किसी मुल्क का जो आउटपुट लेवल है, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, वो विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती और न कांस्टेंट रेट से क्या करती है, वो बढ़ती है। बल्कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डाउनवर्ड जा रही है। तो ये हम बिजनेस साइकिल्स को स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में और देखते हैं कि किस वक्त किन कंडीशन में किसी इकोनॉमी की पोजीशन जो है वो इनकम लेवल उसकी बढ़ती जाती है, वो बूम की तरफ जाती है, पीक की तरफ जाती है, और फिर कौन से हालात होते हैं कि जो उसकी डिक्लाइन का बायस बनते हैं, फॉल का बायस बनते हैं, इकोनॉमी फिर रिसेशन में आती है और फिर डिप्रेशन में आती है। अब रिसेशन और डिप्रेशन बोथ आर इकोनॉमिकल, सिर्फ फर्क दोनों का जो होता है वो सिम्टम सेम ही होते हैं। रिसेशन और डिप्रेशन कैसे उसकी सिम्टम क्या होती है कि जब किसी मुल्क में और उसकी नेशनल इनकम, उसकी प्रोडक्शन जो है, उसकी आउटपुट मुसलसल कम होती जा रही हो और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में मुसलसल इजाफा होता जा रहा हो, तो ये एक इंडिकेटर होता है कि ये इकोनॉमी क्या है, वो रिसेशन की तरफ या डिप्रेशन की तरफ जा रही है। अब दोनों की ये सिम्टम होते हैं, लेकिन डिप्रेशन जो होती है जब इकोनॉमी क्या होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक नीचे आ जाती है, जिसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें आउटपुट लेवल बहुत कम हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, फिर डिप्रेशन कहते हैं। वही की मिसाल, अगर इफ यू आर एम्प्लॉयड बट योर नेबर इज अनएम्प्लॉयड, इट मींस देयर इज रिसेशन। इफ बोथ आर अनएम्प्लॉयड, यू एज वेल एज योर नेबर, इट मींस कि ये इकोनॉमी क्या है, वो डिप्रेशन से गुजर रही है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये ट्रेड साइकिल को समझते हैं और इसके लिए कोई स्टेबलाइजेशन पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमी डिजाइन करता है कि ये जो अप्स एंड डाउन इकोनॉमी में आती है, इसको कैसे किया गया, स्टेबल किया जाए। तो ये हम इस वक्त इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।